नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। नरमे व धान की खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जेईएन के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाने वाली महिला की कथित आत्महत्या को पुलिस मान रही संदिग्ध। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए मामले की विस्तार से दी जानकारी। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को कर्मोन्नत करवाने की मांग को लेकर गांव सरामसद के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। थर्ड जेंडर को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ बैठक का आयोजन। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर हनुमानगढ़ डीप सोसाइटी सदस्यों ने जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। नरमे व धान की खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कर्ज में किसान नहीं सहेगा राजस्थान, कर्ज में किसान नहीं सहेगा राजस्थान, कर्ज में किसान नहीं सहेगा राजस्थान, कर्ज में किसान नहीं सहेगा राजस्थान। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर जिले में नरमे व धान की फसल में हुए खराबे का मुआवजा देने की मांग करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि नरमे की फसल में गुलाबी सुंडी के प्रकोप के कारण और धान की फसल में पत्ता लपेट बीमारी के कारण फसल के चौपट होने से किसानों के सामने जीवन यापन का संकट उत्पन्न हो गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि राजस्थान सरकार केवल अपने व्यक्तिगत लड़ाई झगड़ों में उलझी हुई है, उसे किसानों की पीड़ा से कोई सरोकार नहीं है। ज्ञापन के अनुसार इतना समय बीत जाने के बाद भी सरकार ने किसानों की फसल खराबे की सर्वे की कार्रवाई भी शुरू नहीं की है। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, पूर्व विधायक कृष्ण कड़वा, विकास गुप्ता, भागीरथ सुधार सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्य में जो सरकार किसानों की कर्ज माफी का नाम लेकर झूठे वायदे कर जो कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, आज उस सरकार के अंदर किसान सबसे बड़े संकट में। किसान को राम भी मारता है और राज भी मारता है। आज हमारे क्षेत्र में जो नरमे की फसल है, जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा लगता है किसान का, और उसके बावजूद बीज कंपनियों की गलती के कारण और सरकार की बेरुखी की वजह से आज नरमे की इतनी मेहनत के बाद जो किसान ने दिन रात 6 महीने की फसल होती है और दिन रात मेहनत करके जो फसल आज नरमे की है, उसमें गुलाबी सुंडी का बहुत ज्यादा प्रकोप है। किसानों का बीमे की किस्त काटते हैं, प्रीमियम काटते हैं, जो भी लोन किसान का होता है उसमें से। तो आज हमारी सरकार से मांग है कि विशेष गिरदावरी करवाकर और उचित से उचित और ज्यादा से ज्यादा मुआवजा किसानों को दिया जाए। फसल खराबे के बारे में आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। गुलाबी सुंडी का जो प्रकोप, फसलों का जो भी नुकसान हुआ, किसान दुखी है, त्रस्त है। आश्वासन दिए कलेक्टर साहब ने कि बीज में भी जो खराबी थी उसके बारे में भी, और जो फसल में गुलाबी सुंडी है जो किसानों का नुकसान हुआ उसके बारे में भी उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। और उम्मीद है कि किसान को राहत मिले। मैं समझता हूँ कई जगह तो 70-80% भी हो सकता है, क्योंकि उसका कोई अनुमान नहीं है। जेईएन के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाने वाली तलवाड़ा झील पुलिस थाना क्षेत्र की महिला की ओर से कथित रूप से आत्महत्या करने के मामले को पुलिस प्रथम दृष्टया संदिग्ध मानकर चल रही है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए मामले की विस्तार से जानकारी दी। जेईएन के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाने वाली तलवाड़ा झील पुलिस थाना क्षेत्र की महिला की ओर से कथित रूप से आत्महत्या करने के मामले को पुलिस प्रथम दृष्टया संदिग्ध मान रही है। परिजनों की ओर से दाह संस्कार के बाद पुलिस को सूचित करना सहित कई ऐसे फैक्ट पुलिस के सामने आए हैं। इससे पुलिस इस मामले को संदिग्ध मानकर चल रही है। पुलिस मामले की हर एंगल से जाँच में जुटी है। एसपी सुधीर चौधरी ने शुक्रवार को एसपी कार्यालय में मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि इस प्रकरण में जैसे ही पुलिस के पास रिपोर्ट आई, सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई और अनुसंधान शुरू किया गया। पीड़िता के बयान हुए, जहां उसने घटना होने की जानकारी एफआईआर में दी, उसका नक्शा मौका बनाया गया। अनुसंधान में यह बात सामने आई कि मृतक महिला उक्त जेईएन के साथ पिछले 6 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। वह जेईएन के साथ सामाजिक कार्यक्रमों में साथ जाती थी। एसपी के अनुसार महिला ने एसपी ऑफिस में उन्हें भी परिवार सौंपा था। परिवादिया की बात को सुनकर एएसपी को सुपरविजन करने को कहा गया, क्योंकि उसका कहना था कि महिला एसएचओ उसकी बात नहीं सुन रहा।
मिला। वह एक दिन एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर भी बैठी, उसकी काउंसलिंग की गई और कहा गया कि उसकी पूरी बात सुनी जाएगी, परंतु जो कार्रवाई होगी वह कानून के अनुसार होगी। बाद में महिला कार्रवाई से संतुष्ट भी हो गई। एसपी चौधरी के अनुसार मृतका के परिजनों ने सुसाइड की सूचना पुलिस को नहीं दी। जैसे ही उन्हें इसकी सूचना मिली, उन्होंने एसएचओ को निर्देश दिए कि वे तुरंत मौके पर जाएं और मौका निरीक्षण करें। घटनास्थल को सील किया जाए, कोई भी सबूत मिलने पर उसे रिकॉर्ड में लिया जाए। एसपी के अनुसार मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन मृतका का मोबाइल फोन बरामद हुआ है। मोबाइल फोन को रिकॉर्ड में लिया गया है। मृतका के परिजनों व दाह संस्कार में शामिल ग्रामीणों के खिलाफ सुसाइड की सूचना न देने पर सबूत नष्ट करने की धाराएं 201 आईपीसी और सुसंगत धाराएं जोड़ दी गई हैं। उन्होंने कहा कि यह सुसाइड है या हत्या है, यह अभी तक साफ नहीं हुआ है, इसलिए जांच की जा रही है। क्योंकि यह बात सामने आई है कि राजीनामे के समय भी मृतका ने कुछ राशि प्राप्त की थी, वह भी एक कारण हो सकता है। सभी एंगल से जांच की जा रही है। एसपी चौधरी के अनुसार जब महिला उनके पास आई तो उसका कहना था कि वह जयन के साथ रहना चाहती है, लेकिन अब वह शादी कर रहा है। एसपी के अनुसार फाइल में सभी फैक्ट लिए गए हैं, उसमें कार्रवाई की जा रही है। एसपी के अनुसार ग्रामीणों से हुई बात के बाद कहा जा सकता है कि प्रथम दृष्टया संदिग्ध मौत है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में जयन से भी पूछताछ की जाएगी। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती नीलम चौधरी भी उपस्थित रहीं। इस प्रकरण में जैसे ही पुलिस के पास में रिपोर्ट आई, सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई, अनुसंधान शुरू किया गया, पीड़िता के बयान हुए, जहां जहां पे उसने घटना होने का एफआईआर में मेंशन किया था उसका नक्शा मौका बनाया गया, अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में बात सामने ये आई कि वो महिला उस जूनियर इंजीनियर के साथ लगभग 6 साल से साथ में रह रही थी और सामाजिक कार्यक्रमों में भी साथ में जाती थी, और ये महिला उसके साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। महिला की पहले भी शादी हो चुकी थी, उसकी 7 साल की बच्ची है जो उसके पति के साथ ही रहती है। और उसके बाद जो परिवार मेरे ऑफिस में आया, महिला मेरे पास भी परिवार देकर के आई थी, तो परिवादी को अपने ढंग से सुना, उसकी बात को समझा। समझने के बाद एडिशनल एसपी सिकाऊ को सुपरवाइज करने के लिए कहा, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं ये कहना था कि साहब महिला थाना एसएचओ हमारी बात नहीं सुन रहे। उनको बुला के पूछा गया तो उनका कहना यह था कि साहब रात्रि के समय कॉल करते हैं। उनको काउंसलिंग की गई कि आप किसी अधिकारी को रात को कॉल ना करें, कोई इश्यू अगर आपका है तो महिला एडिशनल एसपी सिकाऊ हैं, आप उनको अपनी बात बताइए। इसमें जो एनजीओ के कुछ लोग हैं उन्होंने भी उसकी काउंसलिंग की। एक दिन वो एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर जरूर बैठी थी, उसकी काउंसलिंग की गई और उसको बताया गया कि जो भी आपकी बात है वो हम पूरी सुनेंगे, परंतु जो कार्रवाई होगी वो कानून के अनुसार होगी, ये उसको स्पष्ट बता दिया गया था। और बाद में वो कार्रवाई से संतुष्ट भी हो गई थी। उसने कहा था कि सर जो भी फैक्ट्स आप बताओगे वो हम फाइल पे लेंगे और जो न्याय के अनुसार कार्रवाई है वो उसमें होगी, क्योंकि वो महिला इतने समय से उसके साथ लिव इन में स्वेच्छा से रह रही थी, मकान का किराया भी जूनियर इंजीनियर द्वारा ही दिया जा रहा था। तो ये सारे फैक्ट हमने फाइल पे लिए हैं। जहां तक बात है उसकी सुसाइड की सूचना उसके घर वालों ने हमें नहीं दी। जैसे ही सूचना लगभग 8-9 बजे के आसपास मुझे पता चली, एसएचओ को मैंने डायरेक्शन दिया कि आप तुरंत जाइए और मौका विजिट कीजिए और जो जहां पे घटना हुई है उसको सील कीजिए और कोई भी सबूत मिलता है उसको रिकॉर्ड पे लीजिए। वहां पे कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला, परंतु वहां पे उसका मोबाइल मिला। मोबाइल को हमने रिकॉर्ड में ले लिया है। सबूत नष्ट करने के जो धाराएं हैं 201 आईपीसी और सुसंगत धाराएं हमने जोड़ दी हैं। उसकी मौत को हम लोग अभी भी उसकी हम जांच कर रहे हैं। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि सुसाइड है या फिर किसी ने उसकी हत्या की है, क्योंकि बात सामने ये आई है कि उसका जो राजीनामा हो उसमें भी कुछ उसने राशि प्राप्त की थी, तो वो भी कारण हो सकता है। तो हम सभी एंगल से जांच कर रहे हैं इसकी। और जो महिला जब यहाँ पे आई थी उसका ये कहना था कि साहब मैं उस व्यक्ति के साथ में रहना चाहती हूँ। 6 साल तक लगभग वो मेरे साथ में रहा है और अब वो शादी कर रहा है। उसको हमने ये समझाया कि पुलिस का कार्य ये नहीं है कि वो उस व्यक्ति के साथ आपको रहने का हम लोग कर पाए, परंतु आपकी जो बात है आप कहिए। तो सारी फाइलें सारी फाइल पे जो है फैक्ट्स हमने लिए हैं, उसमें कार्रवाई हम कर रहे हैं। कि उसमें जो परिजन है उसके 201 आईपीसी का, वो तो डेफिनेटली वो खुद ही जो रिपोर्ट दे रहे हैं मर्ग की, उसमें खुद ही लिख रहे हैं कि साहब हमें पता नहीं था। बट कानून की अज्ञानता जो है वो कोई एक्सक्यूज नहीं है, उसमें 201 आईपीसी ऐड हमने कर दिया है परिजनों के खिलाफ। और जो भी गांव वाले थे जो उस दाह संस्कार में शामिल थे, उसमें ससुराल पक्ष भी उसका आया है, उनकी भी सहमति थी। परिजनों का कहना यह है कि जब हमें पता चला तो हमने उसके ससुराल वालों को भी इन्फॉर्म किया, गाँव के मौजूद लोगों को भी इन्फॉर्म किया। वो हमें वहाँ पे पंखे पे चुन्नी टंगी हुई सारी मिली है, उसकी फोटोग्राफी हमने कराई है, उस कमरे को भी पूरा हमने खंगाला है। फोन के अलावा ऐसी कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं मिली।
बट हम सभी एंगलों पे जांच कर रहे हैं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को कर्मोन्नत करवाने की मांग को लेकर शुक्रवार को गांव सरामसर के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को कर्मोन्नत करवाने की मांग को लेकर शुक्रवार को गांव सरामसर के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने बताया कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरामसर तहसील पीलीबंगा को कर्मोन्नत करवाने के लिए गत 1 वर्ष से लगातार बच्चों के अभिभावक व क्षेत्र के जनप्रतिनिधि अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसके विरोध में गत 8 दिवस से ग्रामीण व अभिभावक विद्यालय के समक्ष धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त विद्यालय में 270 बच्चे अध्ययनरत हैं, पर प्रति वर्ष 35 से 40 बच्चे 8वीं कक्षा पास करते हैं। उक्त विद्यालय के आस पड़ोस 10 किलोमीटर के दायरे में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं होने के कारण बच्चों को अध्ययन जारी रखने के लिए 7 किलोमीटर दूर इंदिरा गांधी नहर की पटरी पर चलकर उसके बाद नेशनल हाईवे पार कर 12 किलोमीटर पर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जाना पड़ता है। इस तरह जोखिम भरे रास्ते होने के कारण अध्ययन के लिए जान जोखिम में डालकर बच्चों को स्कूल भेजना अभिभावकों के लिए भी परेशानी का कारण बना हुआ है। इसे डरकर कई अभिभावक अपने बच्चों को आगे नहीं पढ़ाना चाहते। इससे अधिकांश छात्र, जिसमें खासकर छात्राओं की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। जिम्मेदार लोगों की उदासीनता के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं और उनका भविष्य अंधकार में हो रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रशासन द्वारा धरने के संदर्भ में यदि सुध नहीं ली गई तो मजबूरन ग्रामीणों व अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों को विद्यालय से अनुपस्थित रखकर आंदोलन में शामिल करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लेना पड़ेगा। ज्ञापन देने वालों में सरपंच हरविंदर कौर, बग्गा सिंह, सोहन सिंह, उद्यम सिंह, प्रकाश सिंह, सुखविंदर सिंह, चंद्रशेखर, भोला सिंह, राजा सिंह, विशाल, लक्ष्मण सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ नहीं जा सकते। लड़कियों ਨੂੰ बहुत परेशानी है, लड़के फिर भी कोई जा सकते हैं। ਅਸੀਂ ਮੰਗ करना है 12वीं तक साਡਾ ਸਕੂਲ होना चाहिए भी जरूरी है। बच्चियां बहुत परेशान है, साडे बच्चे बहुत ना साडे जवाकां नूं जाण नूं साधन ना हो रहा है। आज हमें कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि लगभग 1 वर्ष से हम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरामसर पीलीबंगा को कर्मोन्नत करवाने की मांग को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि और शिक्षा विभाग को लगातार ज्ञापन और प्रस्ताव प्रेषित कर चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 15 सितंबर से हम विद्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पे ग्रामीण बैठे हैं और ग्रामीण लगातार जो शासन और प्रशासन की गुहार लगा रहे हैं। लगातार हमारी स्कूल है जो 8वीं कक्षा तक है, तो अन्यत्र पढ़ने के लिए बच्चियों को 9वीं और 10वीं करने के लिए कम से कम 10-12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिसके चलते बच्चियां पढ़ाई छोड़ रही है। लगातार हमारे पास गांव के बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, ज़्यादातर बच्चियां शिक्षा से वंचित हो रही है। इन तमाम समस्याओं को लेकर के हम आज जिला कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए कि वो आगे उच्च अधिकारियों का अवगत कराए और अनुशंसा पत्र उनको लिखे। इसलिए हम थर्ड जेंडर को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। स्वीप गतिविधियों के तहत ट्रांसजेंडर को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य को लेकर आज कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर ने की। बैठक में बोलते हुए जिला कलेक्टर ने ट्रांसजेंडर को मतदान के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ट्रांसजेंडर वोट के प्रति जागरूक हो, ऐसा सरकार और निर्वाचन विभाग की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन ट्रांसजेंडर के वोट नहीं बने हैं वे अपने वोट बना सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रत्येक ट्रांसजेंडर को अपने एपिक कार्ड बनवाने चाहिए ताकि भविष्य में उनके पास अपने आप को आइडेंटिफाई करने का एक मजबूत डॉक्यूमेंट्स मिल सके। किन्नर समाज ने निर्वाचन आयोग और सरकार के इस फैसले की तारीफ करते हुए भविष्य में होने वाले चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही। इस मौके पर किन्नर समाज की नगीना माई व मैना माई ने बताया कि किन्नर समाज के लिए कल्याण भूमि हेतु स्थान का अभाव है। इस मुद्दे को लेकर भी जिला कलेक्टर से आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ में किन्नर समाज के किसी भी किन्नर का स्वर्गवास होने पर उसके शव का दाह संस्कार नहीं किया जाता, बल्कि शव को दफनाया जाता है। किन्नर समाज की कल्याण भूमि न होने के कारण शव को दफनाने में काफी परेशानियां आ रही हैं। हनुमानगढ़ का पूरा किन्नर समाज जंक्शन में किन्नर कल्याण भूमि के नाम से अलग से जगह आवंटित करवाना चाहता है ताकि किसी किन्नर की मृत्यु होने पर शव को दफनाने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इस मौके पर छन्नोबाई, नगीनाबाई, मैनाबाई, नेहा, बॉबी महंत, आशा, अमन, प्रियंका, पायल, नंदिनी, सीमा, मंजू, पूजा सहित किन्नर समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। स्वीप की जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं उसके अंतर्गत जो निर्वाचन आयोग के डायरेक्शंस हैं उसमें ट्रांसजेंडर्स को बुलाया गया था और उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि वो जो है मतदान का जो प्रोसेस है उसमें सहभागी बने। जिन भी ट्रांसजेंडर्स की वोट नहीं बनी हुई और उनको एपिक कार्ड नहीं है उनके पास, उनको हमने प्रेरित किया कि वो अपने एपिक कार्ड्स बनाएं।
उनको ये भी जागरूक किया गया कि अब जो है थर्ड जेंडर करके एक ऑप्शन जो है इलेक्शन कमीशन ने दी है। अगर वो अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर जेंडर के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो वो थर्ड जेंडर के साथ आइडेंटिफाई करके भी अपना एपिक कार्ड बना सकते हैं। कुछ ट्रांसजेंडर्स को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि उनके डॉक्यूमेंट्स जो थे वो पूरे नहीं हो रहे थे, कि वो अपना जैसे आधार कार्ड और अन्यथा डॉक्यूमेंट्स, उनको भी हमने प्रेरित किया है कि वो हमारे पास आए, हम उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे कराएंगे ताकि वो जो है वोटिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकें। यही मेजर समस्या थी कि जैसे जो पंजाब से शिफ्ट हो गए या हरियाणा से शिफ्ट हो गए और वो यहाँ रहते हैं तो उनको एपिक कार्ड बनाने में समस्या आ रही थी, पर अब जो इलेक्शन प्रोसेस में एपिक कार्ड बनाने की प्रोसेस को इतना सरल कर दिया गया है कि हमने उनको समझाया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं, कौन से नहीं हैं, और जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं वो किस प्रकार से हम सहयोग करके उनके बनवा देंगे ताकि उनके एपिक कार्ड्स बन सकें। ये जो सारे प्रोसेस है ये क्योंकि 4 अक्टूबर को इलेक्टोरल रोल की पब्लिकेशन है, ये सारी कार्रवाई हम उससे पहले करना चाहेंगे। हनुमानगढ़ जंक्शन जैसे हमारे जिला कलेक्टर महोदय ने यहाँ हमारे को किन्नर समाज को, जितने भी हनुमानगढ़ के अंदर किन्नर समाज है उनको बुलाया है और एक मीटिंग ली है और उसके अंदर उन्होंने एक समझाया है, जैसे मतदान, जैसे आगे चुनाव आ रहे हैं भी आप किस तरह मतदान करते हो, या कोई आपके किसी के वोट बने हुए हैं कि नहीं बने हुए, तो इन्होंने बताया है कोई फार्मूला, जैसे कोई फार्म दे करके भी आपके जितने भी हैं यहाँ पर उनके वोट बनवा के, और आप बाहर जाते हो जैसे हम बधाई वगैरह लेने जाते हैं बाहर, तो हम जिस घर में भी जाते हैं उस घर के अंदर 15-20-100 इतनी महिलाएं जेंट्स इकट्ठे होते हैं। तो मैडम ने एक भी बात कही है भी वहाँ भी आप सबको बताना है भी आप अपना मतदान, अपना वोट जरूर देना है, वो किसी को भी दे परंतु देना जरूर है, कोई वंचित ना रहे वजह से कोई वोट नहीं दिया हो। इसलिए हमारे को आज यहाँ कलेक्टर साहब ने बुलाया और एक हमने मांग रखी है कलेक्टर साहब से भी हमारे समाज के अंदर, जैसे किन्नर समाज के अंदर दाग नहीं लगता, जैसे कोई की डेथ हो जाती है बुढ़ा बुजुर्ग की, तो भाई दाग नहीं लगता तो हम दफनाते हैं। तो पर पहला पुरानी रिवाज में तो जैसे हम घरों के अंदर दफनाते थे, हमारे जैसे घर है उसी के अंदर दफनाना, तो वो अब छोड़ दिया हमने। तो मैडम से एक मांग की है भी हमारे को कोई ऐसी जगह मिले जहां हम एक किन्नर कल्याण भूमि बनाएं। तो मैडम ने हाँ भरी है और किया है, प्रयास करते हैं भी आपको देंगे। तो आज सबसे बड़ा काम है हमारा, जैसे या कोई कल्याण भूमि वाला, अगर किन्नर कल्याण भूमि वाला बन जाता है नहीं, अगर हमारे को जगह दे देवे तो सबसे बड़ा काम है हमारे लिए। हमारे को बहुत परेशानी होती है इस चीज़ के अंदर। कार की टक्कर लगने से बाइक सवार छात्र की मौत के मामले में शुक्रवार को मृतक छात्र के शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया गया। कार की टक्कर लगने से बाइक सवार छात्र की मौत के मामले में शुक्रवार को मृतक छात्र के शव का पोस्टमार्टम हुआ। जंक्शन पुलिस ने टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय के मोर्चरी कक्ष में रखा मृतक मयंक बैरवा पुत्र ओम प्रकाश बैरवा निवासी वार्ड नंबर 12 भट्टा कॉलोनी का शव पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। इस संदर्भ में जंक्शन थाना पुलिस में मृतक के चाचा की ओर से कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। कल दोपहर को एक थाने के पास में ही एक्सीडेंट हुआ था। रतनदीप मॉडल के 2 बच्चे जो थे छुट्टी होने के बाद अपने घर जा रहे थे, जिसमें एक लड़का मयंक था और एक विपिन था। दोनों को वहाँ से 108 की सहायता से राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन पहुँचाया गया, जिसमें टाउन पहुँचते ही मयंक लड़का है जिसके हॉस्पिटल आते ही मृत्यु डेथ घोषित कर दिया था, जिसकी शव मोर्चरी रूम में दिखाया था, जिसका आज वारिस आए हैं। कल उनके FIR दर्ज करवा दी, उसमें पोस्टमार्टम करवा के और शव वारिसान को सुपुर्द कर दिया गया है। विपिन है जो सीरियस था, कल उसको यहाँ से रेफर कर दिया था, जिसके वारिस गंगानगर में जन सेवा हॉस्पिटल में लेके गए थे, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। उसके चाचा सुदामा जी से मेरी जरिए टेलीफोन बात हुई थी, बता रहे हैं स्वास्थ्य ठीक है, फिलहाल ठीक है, स्वास्थ्य सुधार है कुछ। हाँ, अज्ञात कार चालक के कार नंबर है, ड्राइवर का पता चला नहीं है, मुकदमा दर्ज कर लिया है, तफ्तीश मैं ही कर रहा हूँ। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है,
पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की घोषणा नहीं करने के विरोध स्वरूप पशु चिकित्सकों का बेमियादी धरना शुक्रवार को 7वें दिन भी जारी रहा। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस यानी एनपीए की घोषणा नहीं करने के विरोध स्वरूप पशु चिकित्सकों का बेमियादी धरना शुक्रवार को 7वें दिन भी जारी रहा। पशु चिकित्सक कामधेनु बीमा योजना एवं गोपालन विभाग के सभी कार्यों का बहिष्कार कर आंदोलन कर रहे हैं। अपनी 20 साल पुरानी मांग को लेकर पशु चिकित्सकों ने गुरुवार को जयपुर में शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया था। वेटनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि 11 सूत्री मांगों के क्रम में वेटनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन राजस्थान के बैनर तले पशु चिकित्सकों ने 17 दिसंबर सन 1922 से आमरण अनशन आरम्भ किया था। आमरण अनशन के दौरान 10 पशु चिकित्सक एसएमएस अस्पताल जयपुर में भर्ती हुए। 40 दिन तक चला अनशन पशुपालन विभाग मंत्री लालचंद कटारिया की ओर से 26 जनवरी को अनशन कर रहे चिकित्सकों को जूस पिलाकर समाप्त करवाया गया था। कटारिया ने धरना स्थल पर पशु चिकित्सकों की सभी मांगों को न्यायोचित बताते हुए शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया था। अनेक दौर की वार्ता उपरांत वित्त विभाग की ओर से एनपीए पर सहमति दर्शाते हुए कामधेनु पशु बीमा योजना शुभारंभ तक एनपीए की स्वीकृति जारी करने के लिए ठोस आश्वासन दिया गया था। 6 सितंबर को मुख्यमंत्री की ओर से 750 करोड़ रुपए की कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारंभ कर पशुपालकों को एक नई सौगात दी गई। किंतु दुर्भाग्य है कि मिशन मोड पर कार्य कर योजना को सफल करने वाले पशु चिकित्सकों को वित्त विभाग की प्रतिबद्धता के बावजूद कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। सरकार की हठधर्मिता के कारण अब यह योजना राज्य के पशुपालकों के साथ छलावा सिद्ध होने वाली है। इसकी सूचना एसोसिएशन की ओर से 15 जून को मुख्यमंत्री व पशुपालन विभाग मंत्री को दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि कामधेनु पशु बीमा योजना के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री की ओर से सभी पशु चिकित्सकों को विशेष परियोजना भत्ता की घोषणा का सभी पशु चिकित्सकों द्वारा पुरजोर विरोध करते हुए उसे अस्वीकार किया गया। उन्होंने बताया कि पशुपालन मंत्री व वित्त विभाग की प्रतिबद्धता के बावजूद एनपीए की घोषणा नहीं करने के परिणाम स्वरूप प्रदेश के सभी पशु चिकित्सक सरकार की योजनाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। चिकित्सकों ने तत्काल प्रभाव से एनपीए स्वीकृत कर कामधेनु पशु बीमा योजना को मिशन मोड पर संपन्न करवाने की मांग की। हम जो पशु चिकित्सक हैं अपनी एनपीए की मांग को लेकर पिछले 20 सालों से ये जो हमारी ये मांग है इसको लेकर अनिश्चितकालीन धरना हमारा 16 तारीख से चल रहा है। इसी क्रम में कल 21 तारीख को पूरे जिले से सभी पशु चिकित्सक, गोपालक, विभिन्न गौशालाओं के प्रतिनिधि शहीद स्मारक जयपुर में एकत्रित हुए थे, जिसमें एक बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसमें राज्य सरकार से एनपीए की मांग की गई। इसी क्रम में हमारा धरना जो है वो अनिश्चित काल तक, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक जारी रहेगा। ये जो हमारी मांग है, ये 20 साल पुरानी जो हमारी मांग है, ये हमारे आत्मसम्मान की मांग है। किसी देश के 17 राज्यों में सभी पशु चिकित्सकों को एनपीए दिया जा चुका है। और दिसंबर और जनवरी में हमने 40 दिन का लगातार धरना दिया था और हम अनशन पे भी रहे थे। उसमें सरकार से सकारात्मक वार्ता हुई थी। मंत्री महोदय और माननीय सीएम साहब ने हमारी एनपीए की जो मांग है उसे पूरा करने की बात कही थी, लेकिन वो मांग आज तक हमारी पूरी नहीं हुई है। तो हम 16 तारीख के बाद से अनिश्चितकालीन धरने पे फिर से बैठे हुए हैं और इसी क्रम में हमारी कल जयपुर में एक विशाल रैली का आयोजन हुआ था। तो हमारी जब तक एनपीए की मांग पूरी नहीं होती है, हम तब तक लगातार अनिश्चितकालीन धरने पे रहेंगे। और ये हमारी एनपीए की मांग नहीं है, ये हमारा अधिकार है जो अभी 17 राज्यों में सभी जगह दिया जा रहा है। जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होती है तब तक पशुधन बीमा योजना को हमारे द्वारा एक भी वो बीमा नहीं किया जाएगा और ये मांग हम हमारी लेके रहेंगे आगे। आज सरकार से सकारात्मक वार्ता है और सीएम हाउस में वार्ता के लिए पदाधिकारियों को बुलाया गया है। तो उस वार्ता का देखो क्या परिणाम आता है। अगर सकारात्मक परिणाम आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये धरना लगातार हमारा जारी रहेगा। धान कायम धानुका को एक ही जाति मानकर जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग पूरी न होने से नाराज
समाज के नागरिकों ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना दिया। जिला प्रशासन होश में आओ, चौधरी मिनाज कुमार होश में आओ, गलत सरकार होश में आओ, गलत सरकार होश में आओ। धान कायम धानका को एक ही जाति मानकर जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग पूरी न होने से नाराज समाज के नागरिकों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना दिया। मांग पूरी न होने पर उन्होंने 2 अक्टूबर को भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। इस संदर्भ में जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। अखिल भारतीय धानका युवा मोर्चा पदाधिकारियों ने बताया कि 9 अगस्त 2019 को राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से धानका जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी करने के संदर्भ में आदेश जारी किया गया था, लेकिन उस आदेश में धानका एवं धानका जाति को अलग अलग बताया गया। 9 अगस्त 2019 के आदेश को निरस्त कर राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से 24 सितंबर 19 को आदेश जारी कर बताया गया कि भारत सरकार की ओर से गजट नोटिफिकेशन 1976 में अंग्रेजी में धानका तथा हिंदी संस्करण में धानका जाति को राजस्थान राज्य के लिए अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। उन्होंने बताया कि समाज के व्यक्ति धानका एवं धानका दोनों वर्तनियों का प्रयोग करते हैं। ये दोनों ही वर्तनियां एक ही जाति को इंगित करती हैं। इसे अनुसूचित जनजाति की मान्यता मिलनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि 30 सितंबर तक सुनवाई न होने पर 2 अक्टूबर से समाज के नागरिक जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष भूख हड़ताल पर बैठेंगे। फिर दोबारा ज्ञापन देने आए। पिछली 11 सितंबर को हमने ज्ञापन दिया, कोई हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे पहले हमने कई बार जिला महोदय को ज्ञापन दे चुके हैं, राज्य सरकार को दे चुके हैं। ये हमारे को झूठा आश्वासन दे रहे हैं भी आपको जारी हो जाएगा। आज तक इन्होंने हमें कोई भी हमारे समाज का ये जो है इसका कोई भी इन्होंने सोल्यूशन नहीं बताया। अभी हमारी ये मान रहे कि जो हमारा समाज का जो जाति प्रमाण कई सालों से रुका हुआ है, इसको जल्द से जल्द जारी किया जाए और जो हमारे समाज की जो एक छात्रावास है उसकी मंजूरी दी जाए, जिसमें देखो ये जोधपुर की हाईकोर्ट ने मंजूरी दे चुकी है, जाति प्रमाण पत्र जारी की है, हाईकोर्ट की आदेश है। इसकी अवहेलना हो रही है। कोर्ट से बढ़कर ये राज्य सरकार और प्रशासन इनको भी नहीं मान रहे, तो किसको मानने रही है। जब कोर्ट जोधपुर हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है भी इनका जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए, तो प्रशासन और राज्य सरकार ने क्यों रोक रखा है? इसलिए रोक रखा है कि ये दलित समाज हैं, इनको आगे मत आने दो, इनको पढ़ाई से वंचित रखो। हाँ जी, हमने ज्ञापन दिया भी 30 तारीख तक हमारी सुनवाई हो रही तो ठीक है, नहीं में 1 तारीख आने वाली 2 तारीख को हम पूरे समाज भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और जब तक बैठे हैं, जब तक हमारी ये जो हमारा अधिकार है हमें को ना मिल जाए। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर हनुमानगढ़ डीप सोसाइटी सदस्यों ने जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ डीप सोसाइटी द्वारा शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय बद्री सप्ताह के तहत डीप व्यक्तियों को आ रही समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर अध्यक्ष हेमंत सिंह के नेतृत्व में जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि बधिर व्यक्तियों को प्रत्येक सरकारी कार्यालय, अस्पताल, पुलिस थाना, कलेक्ट्रेट, नगर पालिका में विभिन्न कार्य पड़ते हैं, लेकिन वह कार्य संपन्न नहीं हो पाते क्योंकि वह अपनी बात अधिकारियों के समक्ष पूरी तरह रख नहीं पाते। वह डीफ लोगों की बात अधिकारी भी नहीं समझ पाते। इसी के साथ भारत सरकार द्वारा डीफ लोगों को विशेष लोगों के साथ ड्राइविंग लाइसेंस आदि की सुविधा मुहैया करवाई गई है। उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों में लाइसेंस भी बन रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा डीफ लोगों के लाइसेंस नहीं बनाए जा रहे। इसके अभाव में डीफ लोग वाहन चलाने से वंचित हो रहे हैं। डीफ लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि समाज कल्याण विभाग व राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से भी डीफ लोगों को वंचित रखा गया है। हनुमानगढ़ डीप सोसाइटी सदस्यों ने मुख्य अस्पताल, पुलिस स्टेशन सहित अन्य राजकीय कार्यालयों में भाषा समझने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग की है। इस मौके पर अध्यक्ष हेमंत सिंह, उपाध्यक्ष ब्रजमोहन, सचिव नीरज ढूंढानी, कोषाध्यक्ष हरप्रीत सिंह, अंकित कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सर से मिलना है, उसी मीटिंग करेंगे और उसके बाद हम लोग कलेक्टर साहब से मिलेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय बधिर दिवस है। हम लोग इसे मतलब फेस्टिवल के तौर पे बनाते हैं और सभी जैसे डेफ लोग आपस में मिलके डिस्कस करते हैं अभी आगे हमारी क्या समस्या है, क्या हमें चाहिए। जैसे कि लैंग्वेज, जैसे सभी की लैंग्वेज, हमारी जैसे बधिर लैंग्वेज है साइन लैंग्वेज, उसको सभी लोग जैसे बोल देते हैं कि ये साइन, जैसे हम लोग सब लोग बात करते हैं तो उसको क्या है ना, सब कोई भी उसको मजाक नहीं उठाते। हम लोग जब साइन में बात करते हैं तो सब ऐसे मजाक उठाते हैं कि क्या इशारों से हाथों को ऐसे वैसे कर रहे हैं। और हम लोग जैसे कहीं हमें ज़रूरत है जैसे बात करनी है, हमें कभी पुलिस स्टेशन जाना है या कलेक्टर साहब से मिलना है तो वहाँ हमें साइन लैंग्वेज में बात करने के लिए दिक्कत आती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए एक इंटरप्रेटर हो कि जब हमें ज़रूरत हो तो वो हमारी बात आगे रख सके। अंतर्राष्ट्रीय बधिर दिवस 18 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक मनाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में 1 वीक के लिए होता है, ये फेस्टिवल के तौर पर मनाते हैं।
हर साल बनाते हैं सर अपने। पहले कलेक्टर साहब से मिलते थे, अभी जैसे कलेक्टर साहब से और सीएम साहब से दोनों से मिलते। 5th टाइम है हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं हनुमानगढ़ में। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बोल रहे हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस की हमारी मांग है, जैसे कि हमारे को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना के दिया जाता, तो हमारे को क्यों नहीं बना के दिया जाता कि हम लोग जैसे व्हीकल चलाते हैं उस टाइम हमारा पूरा फोकस रोड पर होता है, ना कि हमारा कोई मोबाइल में या इधर उधर होता है, फिर हमें क्यों नहीं बना के दिया जाता ड्राइविंग लाइसेंस। सभी को बन जाता है लेकिन हमारे को नहीं बनता। जैसे और भी विकलांग लोग हैं सबका बन जाता है, लेकिन डेफ लोगों का नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्या वजह क्या है? ये हम लोग चला नहीं पाते व्हीकल सही। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यूपी में तो बन रहा है, लेकिन अपने राजस्थान में यहाँ पे नहीं बन रहा। यूपी की तरफ तो उसका है। जैसे हम लोग चलाते हैं व्हीकल तो हमारे को ये डर रहता है कि हमारे पास लाइसेंस नहीं है तो कल को हमारे को कोई रोक नहीं ले हो रहा है। इसके लिए हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे को ड्राइविंग लाइसेंस की है। पुलिस से ही जाते हैं व्हीकल को, हमारे को कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे अब काफ़ी जगह आप पढ़ती हो कि बच्चा डेफ है और उसको प्रॉब्लम आ रही है और वो क्या है कि बात करने में उसको दिक्कत होती है, तो हम चाहते हैं कि एक इंटरप्रेटर होना चाहिए जो कि हमारे को कोई समस्या और हम थाने में आते हैं, पुलिस में आते हैं, तो वहाँ पे हर थाने में हो कि हमारी बात आगे रख सकें। श्री शंभू सेवा समिति द्वारा आयोजित गणेश महोत्सव के चौथे दिन भाजपा नेता अमित साहू ने सपरिवार पूजा अर्चना की। श्री शंभू सेवा समिति द्वारा आयोजित द्वितीय गणपति महोत्सव के चौथे दिन भाजपा नेता अमित साहू ने सपरिवार गणेश जी महाराज की विधिवत पूजा अर्चना कर आरती की। आयोजन समिति सदस्यों ने बताया कि क्षेत्र की सुख एवं समृद्धि की कामना को लेकर श्री शंभू सेवा समिति द्वारा गणपति महोत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। नियमित रूप से सुबह व शाम दोनों समय मोहल्ले वासियों द्वारा गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना की जा रही है। इस दौरान गणेश महाराज को भोग लगाकर प्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 27 सितंबर को भंडारे के पश्चात 28 सितंबर को बाबा की मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। इस मौके पर गोपाल शर्मा, मनोज सारस्वत, सूरज सोनी, यूसुफ खान, पवन कश्यप, मनीष वाट्स, मनीष सेन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। श्री शंभू सेवा समिति द्वारा गणेश महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है, जो कि दूसरी बार ये लगातार कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सभी शहरवासियों का भरपूर सहयोग रहा है। आज भाजपा युवा नेता अमित जी साहू द्वारा इसमें पूजा अर्चना की गई है। इसमें भगवान गणेश जी से उन्होंने क्षेत्र की खुशहाली के लिए पूजा की गई। यह जो हमारा गणेश महोत्सव का कार्यक्रम है 19 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक चलेगा। 28 सितंबर के दिन हम भंडारा करेंगे, फिर गणेश जी का विसर्जन करेंगे। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक 30 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत आबकारी विभाग अवैध शराब की तस्करी, संग्रहण और इसके निर्माण को लेकर गंभीर हो गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि जिले में अवैध शराब की तस्करी के मुख्य ठिकानों पर आबकारी पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा आबकारी विभाग द्वारा अन्य कार्यवाहियां भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि चलाए जा रहे अभियान में अब तक 30 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ तथा संगरिया थानों के सर्कल में सूर्यवाला, अमरपुरा थेड़ी तथा गंगागढ़ में आबकारी पुलिस की तैनाती की गई है। आबकारी अधिकारी ने बताया कि पुलिस द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान लगातार जारी रहेगा। चुनाव आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आबकारी विभाग अवैध शराब के निर्माण, विक्रय, परिवहन और संग्रहण पे रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाए हुए हैं। श्रीमान आबकारी आयुक्त महोदय द्वारा भी 6 सितंबर से 20 सितंबर तक एक विशेष अभियान पूरे राज्य में चलाया है, जिसमें विशेष तौर पे बड़ी बरामदगियों पर खास जोर दिया गया है। जहां अवैध शराब की तस्करी की आशंका है वहां नाकेबंदियां करवाई गई है। पड़ोसी राज्यों के मद्देनजर विभाग के द्वारा आबकारी चेक पोस्ट अस्थायी प्रकृति की स्थापित की गई है। हनुमानगढ़ जिले में इस तरह की 2 चेक पोस्ट, एक रतनपुरा संगरिया में, एक डाबड़ी बादरा में आबकारी चेक पोस्ट स्थापित की गई है, जिसमें एक प्रभारी अधिकारी है और 4 सिपाही का जाब्ता में वाहन वहाँ तैनात किया गया है, जो 24 घंटे नाकेबंदी मुस्तैद किए हुए हैं। इसके अलावा अन्य जो पॉइंट्स हैं जो संवेदनशील माने जाते हैं अवैध शराब की तस्करी की आशंका को देखते हुए वहाँ नियमित सुबह शाम नाकेबंदी करवाए हुए हैं। एरिया हथकड़ के लिए विशेष तौर पे हमारा संगरिया और हनुमानगढ़ जो सर्कल का इलाका है वहाँ खासतौर पे अमरपुरा, थेड़ी, गंगागढ़, सूर्यवाला, ये पॉकेट्स हैं जो हथकड़ के लिए हम यहाँ नियमित
पुलिस के सहयोग से नियमित दावे आयोजित करते रहते हैं। तस्करी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा रतनपुरा चेक पोस्ट तो एक है ही, इसके अलावा ग्रेफ चौराहे पर, ताकि इधर डोलीपाल की तरफ से कोई भी चीज़ आती हो, या पल्लू टोल नाके पे कि कहीं से भी लाहौर में पड़ोसी राज्य से कोई इस तरह की गतिविधि हो रही हो, उसके रोकथाम के बाबत हम पल्लू टोल नाके पे नियमित नाकेबंदी करवा रहे हैं, ताकि अवैध शराब के परिवहन पे रोकथाम हम पूर्ण तरीके से कर सकें। इस अभियान में हमारे द्वारा कुल 25 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें 6 प्रकरण हमारे जो स्पेशल रिपोर्टिंग मेजर के होते हैं, जो 50 लीटर से बड़ी बरामदगी के हैं। इसमें 19 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और ये अभियान अब नियमित रूप से संचालित रहेगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।